हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2 स्टडीज। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। माय नेम इज दर्शित जैन और आज हम एक नया कंसेप्ट लेकर आए हैं, एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं यहां पर पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस को हिंदी में हम कहेंगे लोक वित्त। दोस्तों क्या होता है पब्लिक फाइनेंस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक फाइनेंस? लोक वित्त से हम क्या समझते हैं? अगर इस शब्द को दो अलग अलग शब्दों में बांट दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो वन इज पब्लिक एंड द अदर इज फाइनेंस। यानी कि जनता के लिए अगर किसी भी तरह के वित्तीय व्यवस्था, वित्त की व्यवस्था, धन व्यवस्था अगर की जा रही है, दैट इज नोन एज पब्लिक फाइनेंस। यानी कि कुछ ऐसा किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा जनता को पब्लिकली या मतलब पब्लिक को एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल थिंग्स या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। जनरली जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज सरकार के द्वारा जनता तक दी जाती हैं वो थ्रू स्कीम्स, योजनाओं या अलग अलग तरीके की कुछ सब्सिडीज वगैरह या इस तरीके की कुछ बातें, बहुत सारा मिक्सचर इकोनॉमी में होता है। उस सारे मिक्सचर्स को एक साथ मिलाकर जनता के लिए इस तरीके की वित्तीय व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। इन वित्तीय व्यवस्थाओं को हम प्रति वर्ष एक टर्म देते हैं, हर वर्ष एक शब्द दिया जाता है, एक टर्म दी जाती है जिसे हम आसान शब्दों में कहते हैं बजट। जी हाँ दोस्तों, बजट। यही बजट हमारा पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। एक बहुत बड़ा सेक्टर, एक बहुत बड़ा एरिया जिसे एक बहुत सरप्राइज से वे में, इस इकोनॉमी को बहुत सरप्राइज से वे में, एक बहुत छोटे से वे में पूरे साल भर का जो भी आय और व्यय है उसका जो भी विवरण है उस विवरण को प्रेजेंट कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, जिसको कह दिया जाता है पब्लिक फाइनेंस। ठीक, इसी को हम आसान भाषा में, हमारी आम बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं बजट। देखिए दोस्तों, बजट क्या है, पब्लिक फाइनेंस क्या है? अगर मैं यहां पर इसको ये कहूं, बजट is the estimation of total revenue and expenditure of a फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय का कुल विवरण। एक देश में एक वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय का जो विवरण है दोस्तों, इसको हमने कह दिया बजट। ठीक है, एक एक करके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन गई बजट की, कि आय और व्यय का जो विवरण है उस आय और व्यय के विवरण को हम बजट नाम देते हैं। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट यहां पर हम देखते हैं, बजट सिस्टम। Budget system is introduced by Sir Robert Walpole in 1733। जी, सर रॉबर्ट वेलपोल ये कौन है? ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर, ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वेलपोल द्वारा सन 1733 में पहली बार बजट प्रणाली की शुरुआत की गई दुनिया में।
याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम बजट सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, पहली बार बजट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया वो किया गया रॉबर्ट वेलपुल द्वारा 1733। ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने बजट प्रणाली की शुरुआत की सन 1733 में। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम देखें दिस वर्ड, ये बजट वर्ड जो है, बजट वर्ड is originated from a Middle French word बुजट। एक शब्द है हमारे पास में बुजट, यानी कि बजट शब्द की उत्पत्ति, बजट शब्द की उत्पत्ति मध्य फ्रांसीसी भाषा के बुजट शब्द से हुई है। बुजट हम इसे कहेंगे, बुजट शब्द से उत्पत्ति हुई है बजट वर्ड की। देखिएगा दोस्तों, बुजट वर्ड से कैसे उत्पत्ति हुई। अब इस बुजट वर्ड का मतलब क्या है, ये बुजट वर्ड जो है, इस बुजट वर्ड का मतलब होता है अ लेदर बैग, चमड़े का थैला। इस बुजट शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। अब चमड़े के थैले का, लेदर बैग का और रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, इन दोनों का क्या रिलेशन। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर अगर इनकी बात की जाए और एक तरफ लेदर के बैग की बात की जाए, तो इन दोनों का क्या रिलेशन। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी बजट प्रेजेंट किया जाता है, अगर हम बात करें लास्ट ईयर से पहले की, इससे पहले के वर्षों की, तो जब कभी भी बजट प्रस्तुत किया जाता है तो हमेशा एक ब्लैक कलर के ब्रीफ केस के अंदर, जिस पर इस तरीके से कई बार न्यूज चैनल वगैरह जो बताते हैं तो वो इस तरीके से यहाँ आम बजट इसके ऊपर लिख देते हैं, तो ये इस ब्लैक कलर के ब्रीफ केस में दिया जाता था। ये जो ब्लैक कलर का ब्रीफ केस होता था दोस्तों, ये लेदर बैग है। यानी कि जब कभी भी दुनिया में किसी भी जगह, किसी भी देश में जब बजट लाया जाता था, तो जो वित्त मंत्री हैं प्रस्तुत करने वाले, वो एक लेदर का ब्रीफ केस लेकर आते थे। उस लेदर के ब्रीफ केस के तहत इस बजट को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जाती थी। लेकिन लास्ट ईयर इस प्रक्रिया को तोड़ा गया था श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा। श्रीमती निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री रही हैं अभी वर्तमान में। तो अगर इनकी बात की जाए तो ये जो बजट लेकर आई थी, इन्होंने यहां पर लेदर बैग का इस्तेमाल ना करके एक रेड कलर का एक क्लॉथ इस्तेमाल किया था। उस रेड कलर के क्लॉथ के जरिए बजट प्रस्तुति की गई थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर कि इस बजट वर्ड का लेदर के बैग के साथ में रिलेशनशिप क्या है। अल्टीमेटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेदर का बैग इस्तेमाल किया जाता है, तो पहले के जमाने में भी इसी लेदर बैग को इस्तेमाल किया जाता था। तो ये लेदर का बैग, तो जब कभी भी इस बजट की बात की जाती थी तो क्या लेकर आया गया, जब लोग पूछते थे कि क्या प्रस्तुत किया जाएगा, तो बुजट चलते इन टाइम समय के साथ ये बुजट वर्ड कन्वर्ट हो गया बजट में, और इसे बजट की तरह पूरी दुनिया में बोला जाने लग गया। ठीक है, अगर इस तरीके से देखा जाए, एक मिथिकल एक स्टोरी अगर देखें, तो इस तरीके से दुनिया में इस बजट शब्द की उत्पत्ति हुई। लैंग्वेज जो यूज की गई यहां पर, ये जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। ये जो बुजट वर्ड है इट्स अ फ्रेंच वर्ड, यानी कि बजट को भी इन जनरल अगर देखा जाए तो एक फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। ना हम इसे हिंदी का शब्द कह सकते हैं, ना हम इसे इंग्लिश का शब्द कह सकते हैं। इट्स अ फ्रेंच वर्ड एग्जैक्टली, बजट। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत कब की गई। थर्ड पॉइंट, बजट सिस्टम इन इंडिया। दोस्तों, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत की गई 18 Feb 1860। 18 फरवरी 1860 को बजट प्रणाली की शुरुआत की गई सर जेम्स विल्सन के द्वारा। सर जेम्स विल्सन जो कि
फाउंडर ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहे जाते हैं, याद रखिएगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के फाउंडर हैं जेम्स विल्सन साहब। तो जेम्स विल्सन साहब के द्वारा 18 Feb 1869 को भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत की गई और पहला बजट प्रस्तुत किया गया, फर्स्ट बजट प्रस्तुत किया गया। बट ये जो बजट इफेक्टिव हुआ, इफेक्टिव किया गया इन द ईयर 1869। इसको प्रभावी जो बनाया गया वो बनाया गया 1869 में। याद रखिएगा भारत में पहला बजट जो दिया गया था, फर्स्ट बजट इज गिवन बाय सर जेम्स विल्सन के द्वारा पहला बजट दिया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अगला। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत का पहला बजट। आजाद भारत का पहला बजट कब दिया गया? आजाद भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया 26 नवंबर 1947 बाय हूं? बाय श्री R.K. षणमुखम शेट्टी। श्री R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा। श्री R.K. षणमुखम शेट्टी ये आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री हैं, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री श्री R.K. षणमुखम शेट्टी द्वारा पहला बजट प्रस्तुत किया गया 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को आजाद भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि क्या आगे चलकर बजट को किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया गया या नहीं दिया गया, या अगर हम बात करें द वर्ड बजट इज प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, डज द वर्ड बजट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर होगा हमारा नो। क्यों? एक इतनी बड़ी चीज और उसके बावजूद अगर ये भारत के संविधान में ना हो तो कुछ अटपटा सा लगेगा सुनकर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बात सही है, ये जो बजट है ये हमारे संविधान के अंदर, भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इस तरह का नाम नहीं दिया गया। किस तरह का नाम नहीं दिया गया? बजट नाम नहीं दिया गया, यानी कि किसी और दूसरे नाम से इस प्रणाली को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रस्तुत किया गया है। यानी कि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये जो बजट है प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 112 के अंदर प्रस्तुत किया गया है। आर्टिकल नंबर 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में कि बजट को संविधान में किस नाम से दिया गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल नंबर 112 के अंदर बजट की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या बजट से रिलेटेड कंसेप्ट दिए हुए हैं। मैक्सिमम बजट, मैक्सिमम बजट हम पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं यहां पर, is presented by
सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, किसके द्वारा भारत में सर्वाधिक बजट दिए गए हैं? जो वित्त मंत्री हैं जिन्होंने भारत में सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत किए हैं इज श्री मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई साहब द्वारा सबसे ज्यादा बार यानी कि 10 टाइम्स 10 बार बजट प्रस्तुत किया हुआ है, 10 बार बजट प्रस्तुत किया जा चुका है मोरारजी देसाई द्वारा। सबसे ज्यादा अभी तक सर्वाधिक हैं जिन्होंने बजट प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, बजट प्रेजेंटेड ऑन बर्थडे। बजट प्रेजेंटेड ऑन बर्थडे किस वित्त मंत्री के द्वारा, यहां पर हम एफएम में लिख देता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर समझिएगा यहां पर कि फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई 10 बार सबसे ज्यादा बार बजट दे चुके हैं। अगर हम बात करें बजट प्रेजेंटेड ऑन बर्थडे, अपने जन्म दिवस के ऊपर, जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर या जन्म दिवस पर, उपलक्ष्य नहीं कह सकते हम यहां पर, जन्म दिवस पर बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री, इनका नाम है एफएम मोरारजी देसाई। एफएम मोरारजी देसाई 2 टाइम्स, 2 बार ही ऐसा कर चुके हैं कि अपने जन्म दिवस पर बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। जनरली वो डेट जो यहां पर इस्तेमाल की जाती है, दैट इज जो बजट प्रस्तुति की डेट थी 29 Feb 1964 एंड 1968। 2 बार ये अपने जन्म दिवस पर, बर्थडे पर बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। 29 फरवरी 1964, 1968 यानी कि 4 साल में एक बार, लीप ईयर में एक बार इनका बर्थडे आता था दोस्तों। तो 29 Feb 1964 और 1968 2 बार ये अपने बर्थडे पर बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री भी बनाए गए, आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बने श्री मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले जो शख्स हैं वो हैं मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में 81 वर्ष से ऊपर की आयु में, 81 साल से ऊपर की आयु में इन्हें भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा उम्र में जो उम्र दराज प्रधानमंत्री कहे जाते हैं भारत के सबसे ज्यादा इज मोरारजी देसाई। ठीक है, 2 बार अपने बर्थडे पर बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। नेक्स्ट इज, अगला पॉइंट है हमारे पास में, द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर who has presented the budget। जी हाँ दोस्तों, आप सब लोग नाम जानते होंगे। द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हु हैज प्रेजेंटेड द बजट इज श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी इज द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है भारत में जो बजट भी प्रस्तुत कर चुकी हैं। इज श्रीमती इंदिरा गांधी। वित्त मंत्रालय का प्रभार अपने पास रखते हुए, अपने पास संभालते हुए इन्होंने बजट प्रस्तुति की हुई है, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं। द इफेक्टिव बजट्स, इफेक्टिव बजट्स, प्रभावी बजट। प्रभावी बजट की अगर बात की जाए कि प्रभावी बजट जो है वो किनके द्वारा दिए गए हैं, किनके बजट को भारत के लिए प्रभावी बजट माना जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो शख्स रहे हैं भारत में जिन्होंने 1991-92 फाइनेंशियल ईयर के दौरान, 1991-92 वित्त वर्ष के दौरान भारत से इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और इस तरह की कुछ
अर्थव्यवस्था के साथ जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर किया था, इसलिए इनके बजट जो है वो इफेक्टिव बजट की श्रेणी में जाने जाते हैं दोस्तों। इफेक्टिव बजट की श्रेणी में जाने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बजट। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कि किस तरीके की बात यहां पे और है। द फुल टाइम female finance minister, the full-time female finance minister who has presented the budget is श्रीमती निर्मला सीतारमण। पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट दिया है श्रीमती निर्मला सीतारमण। 2019-20 वित्त वर्ष का जो बजट है वो दिया गया था श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। एकमात्र पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं अभी वर्तमान समय को देखते हुए अगर बात की जाए तो निर्मला सीतारमण का नाम यहां पर फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर के लिए लिया जाता। 2019-20 में इनके द्वारा बजट दिया गया था। अगले पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि यहां पर हम बात करते हैं जनरल बजट की। जनरल बजट से रिलेटेड अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बजट की जो ऑफिशियल डेट है वो क्या है। ऑफिशियल डेट जो है दोस्तों याद रखिएगा 1 फरवरी ये ऑफिशियल डेट है। फ्रॉम 2017-18 से 2017-18 से अभी तक प्रेजेंट तक जो बजट दिए जा रहे हैं ये सारे के सारे 1 फरवरी को दिए जाते हैं दोस्तों। इससे पहले के जो बजट जनरली दिए जाते थे वो सारे के सारे बजट दिए जाते थे ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब मंथ। ठीक है, फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पर इस तरीके के बजट दिए जाते थे। तब से जो है उसके बाद से 2017-18, 18-19, 19-20 इस तरीके के जो बजट हैं ये सारे के सारे बजट जो हैं वो 1 फरवरी को दिए गए हैं। अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट यहां पर ऑफिशियल टाइम कि बजट का ऑफिशियल टाइम क्या है, 11 बजे का बजट का जो ऑफिशियल टाइम है दैट इज 11 AM। जी हाँ, 11 बजे का समय है। ये जो समय किया गया था दोस्तों 1999 से प्रेजेंट तक जो बात की जाती है वो की जाती है 11 बजे के बजट की। इससे पहले जो बजट दिए जाते थे वो दिए जाते थे 5 PM टिल 1998 1998 तक 1998 तक भारत में जो बजट दिए गए हैं वो दिए गए हैं शाम को 5 बजे। ऐसा क्यों कि शाम को 5 बजे बजट दिए जाते थे? बिकॉज देखिए दोस्तों 1947 तक भारत में ब्रिटिशर एक एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इसी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए क्या बात थी कि जब कभी भी ब्रिटेन में लंदन में समय होगा 4:30-5 बजे के बीच का या 5 बजे का तो ही सब जगह बजट प्रस्तुति की जाएगी। तो 11 बजे का जब वहां 11 बजेंगे तो ही बजट प्रस्तुति की जाएगी। अब जब ब्रिटेन में 11 बजते थे क्योंकि ऑफिशियल टाइम क्या है 11 बजे का, तो जब ब्रिटेन में 11 बजते थे तो हमारे यहाँ पर टाइम होता था 4:30 पौने 5 बजे का। इस वजह से हमारा जो बजट है वो दिया जाता था शाम को 5 बजे प्रस्तुति होती थी बजट की टिल 1998। लेकिन उसके बाद में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें, यशवंत सिन्हा साहब यहाँ पर वो वित्त मंत्री थे जिन्होंने 11 बजे बजट प्रस्तुति दी थी। याद रखिएगा नाम, यशवंत सिन्हा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ये तो यहां पर पीएम थे इस समय और ये यहां पर एफएम फाइनेंस मिनिस्टर। तो इनके काल में इस बजट की बात की गई 11 बजे की। वो 11 बजे की बात क्यों की गई? 11 बजे की बात इसलिए की गई क्योंकि अब ऑफिशियल टाइम जो है वो 11 बजे ही है।
तो जब हम अंग्रेजों से मुक्त हो चुके हैं, अंग्रेजों से आजाद हो चुके हैं 1947 में ही, तो उनकी इस 11 बजे की या 5 बजे की प्रक्रिया को क्यों कंटिन्यू रखा जाए? जो हमारा ऑफिशियल टाइम होगा, जो हमारा आधिकारिक समय होगा, हम उसी पर बजट प्रस्तुति करेंगे। ये चीज कहते हुए पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हम अंग्रेजों के मुताबिक ना चलें, हम हमारा जो ऑफिशियल टाइम है, आधिकारिक समय है, उसी पर बजट प्रस्तुति दें। और इस समय पहली बार यानी कि 1999 में फर्स्ट टाइम 11 बजे बजट प्रस्तुति दी गई दोस्तों। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है बड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ध्यान रखिएगा कि ये जो टाइम और डेट है बजट का वो कुछ इस तरीके का 1 फरवरी और 11 बजे का जो है बजट दिया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। रिपोर्ट जो बजट से पहले दी जाती है, दैट इज एक रिपोर्ट, यहां पर नाम लिया जाएगा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट या फिर हम इसे कह दें आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट दोस्तों एक रिपोर्ट बजट से कुछ समय पहले, जैसे कि मान लीजिए 11 बजे बजट प्रस्तुति की 11 बजे बजट प्रस्तुति की बात की जा रही है और डेट हमने दी है 1 फरवरी, तो ये जो रिपोर्ट है इन जनरल 30 या फिर 31 जनवरी को प्रस्तुत की जाती है। 30 या फिर 31 जनवरी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वित्त मंत्री द्वारा। कहां पर? पार्लियामेंट में, संसद में। जिस रिपोर्ट के अंदर यह बताया जाता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो है, प्रीवियस हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, पुराना वित्त वर्ष, उसके आय और व्यय की पूरी जानकारी इस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में, और आने वाले बजट का जो भी मसौदा बनाया जाता है उस पूरे मसौदे को इस रिपोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया जाता है कि किस तरह का बजट होना चाहिए, क्या उसकी प्लानिंग होगी, किन टॉपिक्स पर हम बात कर सकते हैं। ये इस तरीके के मुद्दे इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में दिए जाते हैं। आजकल अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि बजट से पहले संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट का नाम क्या है, जिसमें बीते वित्त वर्ष के आय और व्यय का ब्यौरा होता है। तो उस रिपोर्ट को हमने नाम दे दिया इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बनता है दोस्तों, वो बनता है इसके रंग का, कलर का। इसका कलर भी काफी इंपॉर्टेंट, कई बार कलर पर काफी बात की जाती है। जैसे इसके जो कलर है वो पिंक भी रह चुका है, स्काई ब्लू भी रह चुका है। अब देखना होगा कि मतलब किस तरीके का 2020-21 का जो बजट है उसमें किस तरह का रंग रखा जाएगा। तो पिंक और स्काई ब्लू ये कलर रख चुके। पिंक का मतलब कहा गया वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाएगी, स्काई ब्लू का मतलब किया गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाएगी। तो कुछ इस तरीके के इनके फैक्ट्स होते हैं, इन कलर पर ये बजट जो है वो रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाती है। खैर कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखने लायक कि हाँ पिंक या स्काई ब्लू या वॉट एवर द कलर वुड बी, जो भी होगा उस रंग की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बोली जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम देखें, बजट इज प्रेजेंटेड बाय, बजट इज प्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा बजट प्रस्तुति दी जाती है? दोस्तों बजट की जो प्रस्तुति है वो दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री नहीं, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट की प्रस्तुति दी जाती है। वित्त मंत्रालय के जो सबसे बड़े हम कह दें जो सदस्य हैं वित्त मंत्री, वो बजट को प्रस्तुत करने का काम करते हैं। लेकिन प्रस्तुति अगर जब कभी भी हम बात करें प्रेजेंटेड बाय, तो हम यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर का नाम नहीं लेंगे। वी विल ऑलवेज टेक द नेम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय। जो बजट की जो प्रस्तुति है वो वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगला देखते हैं। जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट, कौन कौन से विभाग बजट में प्रस्तुति का काम करते हैं, किन किन विभागों की यहां पर बात की जाती है,
देखते हैं। DOEA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय विभाग, DOE, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय विभाग, DOR, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवा विभाग, और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। तो ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं दोस्तों जो बजट में पार्टिसिपेट करने का काम करेंगे। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DOEA, ये जो है बजट की फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करने का काम करता है। यानी कि जो बजट की जो अंतिम रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। फाइनल रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का काफी बड़ा रोल है अगर बात की जाए बजट के कंटेक्स्ट में, तो कि बहुत बड़ा एक अपने आप में रोल प्ले करके चलता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बाकी सारे डिपार्टमेंट से रिपोर्ट्स लेगा, उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करेगा और उस पर फाइनल रिपोर्ट बजट की प्रस्तुत की जाती है, जो जनरली CEA का काम होता है। CEA इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंडर में आता है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब जो हैं वो इस रिपोर्ट पर अपनी किसी भी तरीके के व्यूज हैं वो रखने का काम करते हैं, इसको प्रिपेयर करने का काम करते हैं CEA। ठीक है, हम अगर बात करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से रेज होता है कि भारत के CEA कौन है, हु इज द CEA ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको यहां से पता करके लेके आना है, आपको पता करना है। नेक्स्ट टाइम पे हम जब भी मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि CEA, हु इज द CEA ऑफ इंडिया, भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। ठीक है, काफी एक बहुत बड़ा नाम है, अच्छे खासे फेमस एक यंगस्टर है, यंग है। और एक छोटा सा क्लू दे देता हूं मैं, रघुराम राजन के शिष्य भी रहे हुए हैं। तो रघुराम राजन साहब जो कि RBI के पूर्व गवर्नर, उनके शिष्य भी रहे हुए हैं। तो CEA, भारत के CEA कौन है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इनके बारे में पता करिएगा। ठीक है, आगे चलते। तो फाइनल रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करने की बात की गई है किनके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की हमने बात की यहां पर। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या क्या बातें हैं बजट में। अगर हम यहां से देखें
सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब कोई उत्सव महोत्सव। बजट से पहले कौन सा उत्सव या महोत्सव, किस तरह की बात की जाती है, तो एक सेरेमनी में यहां पर एक नाम लिख रहा हूं मैं, हलवा सेरेमनी। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हलवा सेरेमनी, हलवा सेरेमनी बजट की प्रस्तुति से 7 या 8 दिन पूर्व दी जाती है, जब बजट के छपने का कार्य शुरू होता है। जब बजट प्रिंट होना शुरू हो जाता है तो उस समय बकायदा जो पार्लियामेंट है, अब संसद भवन में जहां पर बजट की प्रस्तुति या बजट के छपने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, वहां पर हलवा बनाया जाता है। उस हलवे को वित्त मंत्री द्वारा अलग अलग मंत्रियों में, अलग अलग ऑफिशियल्स के अंदर वितरित किया जाता है, खाया जाता है, और हलवे के बाद उस बजट की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। ऐसा ट्रेंड सिर्फ इस वजह से है ताकि कुछ मीठा हो जाए, यानी कि कुछ अच्छा शुरू करने से पहले, बजट की प्रस्तुति से पहले बात कर दी जाए कुछ मीठे की, तो थोड़ा सा मीठा प्रस्तुत कर दिया जाए लोगों के सामने। इसलिए यहाँ पर ये हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है सरकार के द्वारा या वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो सेरेमनी बजट से रिलेटेड सेरेमनी होती है, दैट इज नोन एज हलवा सेरेमनी, हम उसको बोलेंगे। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या बातें हैं। टाइप्स ऑफ बजट, बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट। हम इकोनॉमिकली बजट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों। बैलेंस्ड बजट और अनबैलेंस्ड बजट, संतुलित और असंतुलित। 2 तरीके के बजट हो गए हमारे सामने, संतुलित बजट और असंतुलित बजट। संतुलित बजट का मतलब होता है दोस्तों जहां पर रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंडिचर की बात की जाए, जहां पर आय और व्यय, रेवेन्यू का मतलब आय, एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय, जहां पर आय और व्यय बराबर हो, ये एक संतुलित बजट कहा जाता है, बैलेंस बजट कहा जाता है। जहां पर आय और व्यय में अंतर दिखना शुरू हो जाए या अंतर की बात आ जाए, इसे हम अनबैलेंस्ड बजट कह देते हैं। यानी कि अब अंतर आएगा तो ये भी इन जनरल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 2 पार्ट में किस तरह से, एक तो हम कहेंगे सरप्लस बजट, यानी कि अधिशेष बजट, और एक कहा जाएगा डेफिसिट बजट, यानी कि घाटे का बजट। अधिशेष बजट और घाटे का बजट। अधिशेष बजट की अगर बात करें, सरप्लस बजट, तो ये मान लीजिए कि जहां थोड़ा सा रेवेन्यू ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम है, ये सरप्लस बजट बोल दिया जाता है। यानी कि सरकार जनरली क्या करती है कि एक्स्ट्रा बजट लाती है, अतिरिक्त बजट दिया जाता है। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, तो एक एक्स्ट्रा बजट लाया जाता है, लेकिन उस बजट की प्रक्रिया कुछ इस तरीके की होती है जिससे रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो जाए। जहां पर रेवेन्यू ज्यादा की बात की जाए, रेवेन्यू ज्यादा एक्सपेंडिचर कम, दैट इज सरप्लस। डेफिसिट बजट की अगर बात की जाए तो जहां पर रेवेन्यू कम और एक्सपेंडिचर ज्यादा, इसे बोल दिया जाता है दोस्तों डेफिसिट बजट। तो हमारे पास में 2 बातें आई, एक बात आई हमारे पास में बैलेंस्ड बजट, एक आया हमारे पास में अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट का मतलब हमने कह दिया कि जहां पर आय और व्यय दोनों बराबर हैं, आय और व्यय दोनों बराबर हैं, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड। जहां आय और व्यय दोनों बराबर नहीं है, उसे हमने कह दिया असंतुलित बजट। ठीक, बराबर नहीं थे, रेवेन्यू ज्यादा था, वो सरप्लस बजट के अंदर चला गया, जहां रेवेन्यू कम हो गया, इसको हमने डेफिसिट बजट का नाम दे दिया दोस्तों। इसे डेफिसिट बजट के रूप में बोला जाने लग गया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं ये दोनों टाइप है बजट के।
बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, ये टाइप है बजट के। अब इनके प्रकार के बाद में हम देखते हैं कि बजट के घटक किस तरह के होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट के घटक, बजट के घटकों की अगर बात की जाए बजट के घटकों को अगर हम देखें, बजट के कौन कौन से घटक होंगे बजट के, तो इसे भी हम दो पार्ट में इकोनॉमिकली डिवाइड कर देते हैं। एक को बोल दिया जाएगा रेवेन्यू बजट और एक हमारे सामने हो जाएगा कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट की अगर बात की जाए, राजस्व बजट को हम अगर देखें तो इसे भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व आय और राजस्व व्यय। राजस्व आय और राजस्व व्यय, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम इस कैपिटल को भी डिवाइड कर दिया जाता है दो पार्ट में। कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय। राजस्व आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, कुछ इस तरह से चारों पार्ट डिवाइड कर दिए गए। देख लिया गया, दो हमने बनाए, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट को भी दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अगर दोस्तों बात की जाए रेवेन्यू रिसीट की, राजस्व प्राप्ति की, तो राजस्व प्राप्ति से मतलब यहां पर यह हुआ कि किस किस तरह से सरकार को राजस्व मिलता है। अगर हम बात करें राजस्व प्राप्ति की, तो गवर्नमेंट अपना जो रेवेन्यू है वो दो तरह से प्राप्त करती है। एक तो टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। यही टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा, का जो खर्च किया जाएगा, वो ऐसी जगह किया जाएगा जहां से दोबारा वापस से टैक्स और नॉन टैक्स जनरेट होने की बात की जाए। यानी कि सैलरीज वगैरह देना, कुछ इस तरीके का एक्सपेंडिचर करना, पब्लिक एक्सपेंडिचर करना। तो मैक्सिमम पब्लिक एक्सपेंडिचर जो आता है वो आता है यहां से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। ठीक है। अब अगर हम, ये तो बात हुई कमाई की, हमें खर्चे का नहीं पता कि हम खर्चा कहां कहां करेंगे। बहुत सारी स्कीम्स वगैरह अलग अलग तरीके से निकाली जाती है, उन स्कीम्स में उनका व्यय किया जाएगा। ठीक है। सेम एज अगर हम बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल को कैसे जनरेट किया जाता है, कैपिटल की प्राप्ति कैसे की जाती है। मैं यहां पर दो नाम लिख रहा हूं, डेट और नॉन डेट। डेट और नॉन डेट। टैक्स का मतलब हो गया यहां पर कर राजस्व और नॉन टैक्स का मतलब यहां पर हो गया गैर कर राजस्व। कर राजस्व और गैर कर राजस्व। डेट का मतलब यहां पर हो गया ऋण प्राप्ति और नॉन डेट का मतलब यहां पर हो गया
गैर ऋण प्राप्ति, डेट और नॉन डेट, दो तरीके की बातें हमने यहां पर देख ली। अब कैसे टैक्स, अब जैसे जिस तरह से टैक्स और नॉन टैक्स ये किसका पार्ट हुआ है, रेवेन्यू का, और डेट और नॉन डेट पार्ट हुआ है कैपिटल का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी जनरली कई बार पूछ लिया जाता है कि कर की अगर बात की जाए, टैक्स की अगर बात की जाए, तो टैक्स किसका हिस्सा है। टैक्स एक तरीके का सरकार का राजस्व कहा जाता है। अगर हम बात करें डेट पर, ऋण प्राप्ति किसका हिस्सा है, तो ऋण प्राप्ति जो हिस्सा है वो बनता है पूंजीगत प्राप्तियों का। ये जो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, इन पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा बनाया जाता है इस डेट रिसीट के जरिए। इस डेट रिसीट और नॉन डेट रिसीट दो तरीके के नाम यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम टैक्स के बारे में बात करें, टैक्स को ही देखें, तो सबसे पहले ये देखा जाए कि हम सबसे पहले इसको देखते हुए टाइप्स ऑफ टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्स, कर के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्स। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे, कुछ लोग जो कॉमर्स फील्ड से हैं या जो इन जनरल लगभग आजकल सबको पता है कि दो प्रकार का टैक्स होता है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हम अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो यहां पर जिन जिन टैक्सेस का नाम लिया जाता है प्रत्यक्ष कर में, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, या फिर हम जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। देखिए प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आए, आयकर, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स उद्योग कर, वेल्थ टैक्स संपत्ति कर यानी कि संपत्ति पर लगने वाला कर, यह भी एक प्रकार का इनकम टैक्स के अंदर ही इंक्लूडेड कर दिया जाएगा। इनहेरिटेंस टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब होता है दोस्तों कि पूर्वजों से प्राप्त जो भी संपत्ति है, यानी कि किसी के पूर्वजों से प्राप्त अगर जो भी संपत्ति है, उस संपत्ति पर अगर सरकार के द्वारा किसी प्रकार का टैक्स लिया जा रहा है तो ये भी एक इनहेरिटेंस टैक्स का पार्ट बोला जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, पूर्वजों से अगर किसी प्रकार की कोई आय, कोई अगर आपको प्रॉपर्टी अगर आपको लगातार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलती चली गई है, उस संपत्ति पर लगने वाले कर को कहा जाता है इनहेरिटेंस टैक्स। ये इनहेरिटेंस टैक्स भी जनरली इनकम टैक्स का ही पार्ट बनता है, इसे भी इनकम टैक्स आयकर के हिस्से में ही लिया जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें जैसे गिफ्ट टैक्स की अगर बात की जाए, तो गिफ्ट टैक्स का मतलब हो गया यहां पर कि 50,000 से ऊपर, 50,000 से ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई गिफ्ट किसी को दिया गया है, किसी को ट्रांसफर किया गया है, तो वो एक टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बन जाएगा। 50,000 के अबव, 50,000 के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई गिफ्ट अगर किसी को दिया गया है तो ये गिफ्ट टैक्स का पार्ट बन जाएगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, किसी भी प्रकार की प्रतिभूति, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कोई बिल, बॉन्ड वगैरह, एनीथिंग दैट अ पर्सन होल्डेड, तो उनके ट्रांजैक्शन पर, उनके लेन देन पर जो टैक्स लिया जाता है वो भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाएगा, सॉरी डायरेक्ट टैक्स बोला जाएगा। ये भी इन जनरल एक इनकम टैक्स के अंदर ही पार्टेड कर दिया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार के टैक्स हैं जो कि डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में बोले जाते हैं। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर आए तो हमारे पास यहां पर जनरली देखा जाए सिंपल वे में तो दो नाम है, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। ये दो ही हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स की प्रकृति में बात की जाती है, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। अब बाकी के टैक्स का है,
तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संचालित सरकार, भारत सरकार, बीजेपी सरकार ने 1 जुलाई 2017, जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था, जीएसटी लागू किया गया था। तो जब जीएसटी लागू किया गया था तो उस समय जीएसटी में जो भी और दूसरे अन्य टैक्स थे, जो दूसरे कर थे, उन करों को यहां पर मिला दिया गया। अब कौन कौन से टैक्स यहां पर एक किए गए थे, उन पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। यहां पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टैक्स को यहां पर एक किया गया था। जनरली जो सेल टैक्स का कुछ हिस्सा है वो यहां पर ऐड किया गया, सर्विस टैक्स यहां पर ऐड किया गया, एक्साइज ड्यूटी जिसे उत्पाद शुल्क कहा जाता है, उत्पाद शुल्क यहां पर ऐड किया गया, सेवा कर उत्पाद शुल्क यहां पर ऐड किया गया, एंटरटेनमेंट टैक्स मनोरंजन कर यहां पर जोड़ दिया गया, VAT यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, ये यहां पर जोड़ दिया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर जो ऑक्ट्रल्स वगैरह हैं, गुड्स वगैरह पर लगने वाले जनरल टैक्स, वो यहां पर जोड़ दिए गए। तो ये इस तरह के कुछ टैक्सेस हैं जिनको मिलाकर, जिन पर अगर बात की गई तो इनके द्वारा ये जीएसटी जो है वो क्रिएट किया गया है। जीएसटी, अब जीएसटी से हमने कस्टम ड्यूटी को बिल्कुल बाहर रखा हुआ है। कस्टम ड्यूटी जो है वो जीएसटी की कैटेगरी में नहीं आता। जनरली सेल टैक्स, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मनोरंजन शुल्क, किसी भी तरीके की मूवी वगैरह, मेले वगैरह पर जो कर लगता है उसे कहा जाता है एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन शुल्क। वैल्यू एडेड टैक्स, किसी भी वस्तु के नए मूल्य पर, किसी भी वस्तु के नए मूल्य पर लगने वाला कर, किसी भी वस्तु के नए मूल्य पर लगने वाला कर वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाएगा। दोस्तों, कोई भी वस्तु है उसका जो नया मूल्य है, नए मूल्य पर जो कर लगाया जा रहा है उसको हम वैल्यू एडेड टैक्स कह देते हैं। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर हमने क्या बना दिया, जीएसटी। और जीएसटी क्या है यहां पर, अगर जीएसटी की अगर बात की जाए तो दिस जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ दोस्तों जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कहाँ लगाई जाती है? कस्टम ड्यूटी जनरली उन उत्पादों पर लगाई जाती है जिनका आदान प्रदान, जिनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है, आयात निर्यात जिन वस्तुओं पर चल रहा है दूसरे देशों के साथ में, उन पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। और कस्टम ड्यूटी को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया? कस्टम ड्यूटी को दोस्तों जीएसटी से बाहर इसलिए रखा गया क्योंकि कस्टम ड्यूटी क्या है, एक बिल्कुल अलग प्रोसीजर है। एक अलग प्रोसीजर कैसे? आयात और निर्यात पर निर्भर करेगा। आयात निर्यात हमारा अलग अलग देशों के साथ में अलग अलग होगा। जब अलग अलग देशों के साथ में होगा तो कहीं ना कहीं उन पर ड्यूटीज वगैरह दूसरे देशों के द्वारा जो लगाई जा रही है उनमें भी चेंजेस आएंगे, अंतर आते चले जाएंगे। तो इसलिए जब अलग अलग टैक्स बनेगा, अलग अलग तरीके की बात की जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। इसलिए हम कस्टम ड्यूटी को बिल्कुल आउट में लेकर चलते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से लिया जाता है। और दूसरा, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है, सरकार का बहुत बड़ा जो रेवेन्यू का हिस्सा है, राजस्व का जो हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं सरकार को कस्टम ड्यूटी से मिलता है। दैट्स व्हाई कस्टम ड्यूटी इज आउट ऑफ जीएसटी। थोड़ी सी बात अगर जीएसटी पर की जाए, एक बेसिक से टर्म्स अगर जीएसटी के देखे जाए, कि हम जीएसटी को थोड़ा सा देखते हैं कि जीएसटी क्या है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, सॉरी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। एस्टैब्लिशमेंट 1 जुलाई 2017, established by Government of India।
कमेटी जीएसटी पर जो लाई गई थी, दैट इज विजय केलकर कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जीएसटी की जो कमेटी है उस कमेटी का नाम क्या है? विजय केलकर कमेटी, विजय केलकर समिति। अगले पॉइंट पर आते हैं, जीएसटी एक्ट कौन सा है? जीएसटी एक्ट 2016। जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड बाय, जीएसटी किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा बताई गई थी जीएसटी पर बात? फ्रांस। और यहीं का मॉडल जो है वो हमने कॉपी किया है, इसी फ्रांस के मॉडल को हमने कॉपी किया दोस्तों। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था दुनिया में। देन इसके बाद में हम बात करें जीएसटी आर्टिकल, जीएसटी आर्टिकल, जीएसटी पर कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 279A पार्ट 1। ये जो कहा गया है, ये कहा गया है जीएसटी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन जो किया गया था 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जीएसटी के लिए लाया गया। ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, जीएसटी ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर अमिताभ बच्चन। टैगलाइन, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर। टाइप्स ऑफ जीएसटी, 3 तरह का जीएसटी लाया गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी इज फॉर सेंट्रल, एसजीएसटी इज फॉर स्टेट और आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, एकीकृत जीएसटी, केंद्रीय, राज्य और एकीकृत जीएसटी। एकीकृत जीएसटी का मतलब होता है दोस्तों कि जहां सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को मिक्स कर दिया जाए, यानी कि एक कोई उत्पाद जो दोनों श्रेणियों में आ रहा हो, जहां पर सीजीएसटी श्रेणी भी लग रही हो, जहां पर एसजीएसटी श्रेणी भी लग रही हो, वहां पर एक कॉमनली टैक्स लगा दिया जाएगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, अदरवाइज अगर आईजीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो 50% हो जाएगा सीजीएसटी एंड 50% हो जाएगा एसजीएसटी। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक टर्म आता है स्लैब, और हम यहीं पर रुकेंगे स्लैब पर। आगे टाइम हमारे पास, हम स्लैब के लिए नेक्स्ट जब हम आएंगे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि जीएसटी के स्लैब कौन कौन से हैं। आपको स्लैब्स पर बात करके आनी है। आज जो हमने बात करी है वो बेसिक टैक्स से रिलेटेड करी है कि किस किस तरीके के टैक्स हैं, किस किस तरीके से इनको प्रेजेंट किया गया है, कौन कौन से सरकार कब कब बजट देती है, कौन कौन किस किस तरह के बजट देती है, क्या टैक्स के पार्ट हुए। 2 तरीके के हमने टैक्स के पार्ट देखे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कैसे ये काम करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद हमने जीएसटी पर बात की। तो ये सब आज मसौदा हमने तैयार किया। हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे जीएसटी के स्लैब पर कि जीएसटी का स्लैब जो है वो कौन कौन से स्लैब है, किस किस तरह से जीएसटी के स्लैब्स बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे आप देखकर आइएगा कि कौन कौन से स्लैब में जीएसटी की बात की जाएगी। हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच दोस्तों।